गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम दौड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री फर्स्ट भारत का इतिहास इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है 16 महाजनपद एवं गणतंत्रीय व्यवस्था। 16 महाजनपद एवं गणतंत्रीय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। महाजनपद युग ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर वैदिक काल, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर वैदिक काल के जनपद महाजनपदों में तब्दील हुए। अगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में अगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। षोडश महाजनपदों में 14 राजतंत्रात्मक एवं 2 गणतंत्रात्मक राज्य थे। षोडश महाजनपदों में भी 14 राजतंत्रात्मक एवं 2 गणतंत्रात्मक राज्य थे। गणतंत्रात्मक में वजी, संघ एवं मल मुख्य थे। राजतंत्रात्मक में भी 4 सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य थे। राजतंत्रात्मक में भी 4 शक्तिशाली राज्य थे, जिनमें मगध, कौशल, वत्स, अवनति प्रमुख थे। राजतंत्रात्मक में 4 सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य मगध, कौशल, वत्स, अवनति प्रमुख थे। डॉक्टर BS अग्रवाल ने ईसा पूर्व 1000 से 1500 ईसा पूर्व के काल को जनपद युग की संज्ञा दी है। डॉक्टर BS अग्रवाल ने ईसा पूर्व 1000 से 1500 ईसा पूर्व के काल को जनपद युग की संज्ञा प्रदान की है। तो ऋग्वैदिक काल में आर्य अनेक जन में विभाजित थे। ऋग्वैदिक काल में आर्य अनेक जन में विभाजित थे। जन अपने को पूर्वज की संतान मानते थे। प्रत्येक जन में अनेक कुटुंब होते थे, अतः एक ही जाति के पुरुष से उत्पन्न विभिन्न कुटुंबों के समुदाय का नाम ही जन था। जो जाति या वंश जहाँ बसता था, उसके नाम पर ही प्रदेश या प्रांत का नाम पड़ जाता था। ऐसे राज्यों को जन अथवा जातीय राज्य कहा जाता था। इसका कोई निश्चित भौगोलिक आधार नहीं था। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते थे और उनकी पहचान का आधार जन विशेष ही था। राज्य की कल्पना ही जातीय थी। राज्य में अनेक जातियों के लोग रहते थे, परंतु इसका स्थान गौण था। उत्तर वैदिक काल में तथा इसके पश्चात राजनीतिक स्थिति में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। भिन्न भिन्न जातियों के लोग एक ही क्षेत्र में बस जाने के कारण ही ये जनपद कहलाए थे। विभिन्न जातियों के लोग एक ही क्षेत्र में बस जाने
के कारण ही ये जनपद कहलाए थे। महात्मा बुद्ध के समय में धीरे धीरे महात्मा बुद्ध के समय तक आते आते इन जनपदों का पूर्ण विकास उस समय हो चुका था। इसके साथ ही जनपद की सीमा विस्तार की जो भावना थी वह भी अब प्रबल होती जा रही थी और इनमें विस्तार की भावना बढ़ रही थी। इसी प्रकार भू क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए इनमें संघर्ष की भावना पनपती गई, जिसके कारण निर्बल राज्य समाप्त होने लगे और शक्तिशाली राज्यों में ये विलीन हो गए थे। भौगोलिक दृष्टि से विस्तृत इन राज्यों को ही महाजनपदों के नाम से पुकारा गया था। भौगोलिक दृष्टि से विस्तृत इन राज्यों को ही महाजनपदों के नाम से पुकारा गया था। बौद्ध ग्रंथ उत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो उत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो आइए अब हम देखते हैं 16 महाजनपद, इनकी राजधानी क्या रही थी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नंबर 1, पहला महाजनपद है काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। नंबर 1 काशी, नंबर 1 पर है काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। पहला महाजनपद काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। दूसरा है कौशल, जिसकी राजधानी श्रीवास्तव थी। कौशल, जिसकी राजधानी श्रीवास्तव थी। तीसरा महाजनपद अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी। नंबर 3 पर है अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी। 4 नंबर पर है चेदी, जिसकी राजधानी सोतवती थी। 4 नंबर पर है चेदी। 4 नंबर चौथा महाजनपद है चेदी, जिसकी राजधानी सोतिवती थी। चेदी, जिसकी राजधानी सोतिवती थी। 5वां है वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। 5वां है वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। 6 नंबर कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ रही थी। 7 नंबर है पांचाल, जिसकी राजधानी अहिच्छित्र थी। इसकी राजधानी अहिच्छित्र थी। पांचाल, जिसकी राजधानी अहिच्छित्र रही थी। रही थी। 8वां महाजनपद था मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर रही। 9 नंबर पर है सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी।
उज्जैन जिसकी राजधानी मथुरा थी। 10 नंबर पर है अवनति, 10 नंबर पर है अश्मक जिसकी राजधानी कोतल थी। अश्मक जिसकी राजधानी कोतल रही। 11 नंबर पर है अवनति जिसकी राजधानी उज्जैन थी। जिसकी राजधानी उज्जैन थी। 29 जिसकी राजधानी अवनति जिसकी राजधानी उज्जैन रही। 12 नंबर गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। नंबर 13 पर है कंबोज जिसकी राजधानी राजपुर थी। कंबोज जिसकी राजधानी राजपुर या फाटक थी। चौदह नंबर पर है वज्जीसन जिसकी राजधानी वैशाली थी। जिसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जीसन जिसकी राजधानी वैशाली थी। 15 नंबर पर है मल। 15 नंबर पर है मल। तो वह महाजन पर यूपी के देवरिया जिले में स्थित था। इसके 2 भाग थे, एक की राजधानी कुशीनगर एवं दूसरे की पावा थी। कुशीनगर एवं दूसरे की पावा थी। मल गणराज्य 9 कुलों का समूह था जो शुरुआत का एक राज्य था। पावा के मलों ने उपटक संस्थागर बनवाया था जिसका बुद्ध ने उद्घाटन किया था। महात्मा बुद्ध के निर्वाण के बाद मलों ने अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। वे मगध के विस्तारवादी नीति के शिकार हुए। ओकाक को मलों का शासक बताया गया है। इसी प्रकार 16वां था मगध जिसकी राजधानी गिरिब्रज थी। मगध जिसकी राजधानी गिरिब्रज। मगध जिसकी राजधानी गिरिब्रज रही थी। इस प्रकार अगोत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में इन 16 महाजन पदों का उल्लेख किया गया है। 16 महाजन पदों में भी 14 राजतंत्रात्मक एवं 2 गणतंत्रात्मक राज्य थे, वज्जीसन एवं मल। राजतंत्रात्मक में भी 4 सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य थे, मगध, कौशल, वत्स, मगध, कौशल, वत्स और अवनति। मगध, कौशल, वत्स और अवनति 4 सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य रहे थे। इसके अलावा वज्जीसन एवं मल, वज्जीसन एवं मल 2 गणराज्य रहे थे। तो इस प्रकार 16 महाजन पदों की जानकारी आपको प्रदान कर दी गई है। आइए अब हम देखते हैं बौद्धकालीन भारत के प्रमुख गणराज्य कौन कौन से रहे थे। बौद्धकालीन प्रमुख गणराज्य कौन कौन से रहे थे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए अब हम गणराज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गणराज्य का अर्थ प्राचीन भारत में गणराज्य वे राज्य थे जिनमें कोई वंश परंपरागत राजा नहीं था। प्राचीन भारत में
जनता के हाथों में नहीं थी। इन राज्यों में राज्य की संपूर्ण शक्ति जनता के हाथों में नहीं थी। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में लिखा भी है, गणराज्यों में प्रत्येक व्यक्ति अपने को राजा ही समझता था। गणराज्यों में प्रत्येक व्यक्ति अपने को राजा समझता था। शासन और सरकार चलाने के लिए योग्य प्रतिनिधियों व व्यक्तियों का चुनाव किया जाता था। शासन और सरकार को चलाने के लिए योग्य प्रतिनिधियों व व्यक्तियों का चुनाव किया जाता था तथा शासन प्रबंध व्यवस्थित रूप से चलाया जाता था। आइए हम देखते हैं भूतकालीन भारत के प्रमुख गणराज्य कौन कौन से रहे थे। तो बुद्धकाल में गंगा घाटी में कुल 10 गणराज्यों का अस्तित्व का प्रमाण मिलता है, जो इस प्रकार से है। नंबर 1 है कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य। नंबर 1 कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य। नंबर 1 कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य, इसकी राजधानी कपिलवस्तु ही रही। नंबर 2 सुमार पर्वत के भग गणराज्य। सुमार पर्वत के सुमार पर्वत के भग गणराज्य। सुमार पर्वत के भग गणराज्य। 3 नंबर है अलकप के बुली गणराज्य। नंबर 3 है अलकप के बुली। अलकप के बुली गणराज्य। 4 नंबर पर है केशपुर के कलाम गणराज्य। केशपुर के कलाम गणराज्य। केशपुर के कलाम गणराज्य। नेक्स्ट है ग्राम के कोलिया गणराज्य। ग्राम के कोलिया गणराज्य। ग्राम के कोलिया गणराज्य। 6 नंबर है कुशीनारा के मल गणराज्य। कुशीनारा के मल गणराज्य। 7 नंबर पर है पावा के मल गणराज्य। पावा के मल गणराज्य। 8 नंबर पर है पिपली वन के मौर्य गणराज्य। पिपली वन के मौर्य गणराज्य। पिपली वन के मौर्य गणराज्य। 9 नंबर पर वैशाली के लिच्छवी गणराज्य। वैशाली के लिच्छवी गणराज्य। वैशाली के लिच्छवी गणराज्य। 10 नंबर पर है मिथिला के विदेह गणराज्य। मिथिला के विदेह गणराज्य। इस प्रकार भूतकालीन भारत के 10 गणराज्यों का उल्लेख किया गया है। पहला कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य। दूसरा सुमार पर्वत के भग गणराज्य। तीसरा अलकप के बुली गणराज्य।
केशपुर के कलाम गणराज्य, रामग्राम के कोलिय गणराज्य, कुशीनारा के मल गणराज्य, पावा के मल गणराज्य, पिपली वन के मौर्य गणराज्य, वैशाली के निचली गणराज्य और मिथिला के विदेह गणराज्य का उल्लेख किया गया है। आइए अब हम देखते हैं कि इन गणराज्यों का पतन क्यों हुआ, इसके प्रमुख कारक कौन से रहे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। संक्षेप में गणराज्यों के पतन के कुछ निम्नलिखित कारक उत्तर रहे हैं। नंबर 1 है पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष की भावना होना। पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष की भावना होना, पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष की भावना होना। नंबर 2 पर है सदस्यों में एकता व संगठन का अभाव। सदस्यों में एकता व संगठन का अभाव। सदस्यों में एकता व संगठन का अभाव। 3 नंबर पर है नवीन राज्यों का उत्कर्ष होना। नवीन राज्यों का उत्कर्ष होना। नवीन राज्यों का उत्कर्ष होना। 4 नंबर पर है प्रजा के प्रतिनिधियों के गौरव में कमी। प्रजा के प्रतिनिधियों के गौरव में कमी। 'कमी'। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चेतना का अभाव। राष्ट्रीय चेतना का अभाव। 6 नंबर पर है गुप्त सम्राटों की साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति। 'चंद्रगुप्त मौर्य ने गणराज्यों का विनाश किया था, जिसके कारण उसे गणराज्य की उपाधि प्रदान की गई थी। इसी प्रकार सुदृढ़ एवं सफल राजतंत्र। सुदृढ़ एवं सफल राजतंत्र का होना। सुदृढ़ एवं सफल राजतंत्र का होना आदि गणराज्यों के पतन के लिए प्रमुख रूप से कारक उत्तरदायी रहे थे। तो इस प्रकार गणराज्यों के पतन के लिए आंतरिक ईर्ष्या द्वेष की भावना होना, सदस्यों में एकता व संगठन का अभाव, नवीन राज्यों का उत्कर्ष होना, प्रजा के प्रतिनिधियों के गौरव में कमी, राष्ट्रीय चेतना का अभाव होना, गुप्त सम्राटों की साम्राज्यवादी नीति और सुदृढ़ व सफल राजतंत्र का होना, जिसके सामूहिक परिणाम से गणराज्यों का अंत हुआ था। तो इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है 16 महाजन वर्ग व गणतंत्रीय व्यवस्था क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।